आजकल ये प्रश्न है तो लोगों के मस्तिष्क में कहीं न कहीं कि अगर एआई ऑल पावरफुल होती जा रही है, तो ऐसे में मनुष्य के पास क्या है जो एआई से ज़्यादा ताकतवर रहेगा? फिर ये बात भी सुनी जा रही है, लोग कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होगा मनुष्य के पास जो एआई के पास कभी नहीं होगा। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो एआई कभी एक्वायर नहीं कर पाएगी, वो मनुष्य के पास ही रहेगी? गुरुजी, आज हर जगह एआई की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या मशीनें सच में इंसान को पीछे छोड़ देंगी? नहीं, ये संदर्भ की बात है कि मनुष्य को पीछे छोड़ देंगे तो किस संदर्भ में? तो बहुत सारे जो मैकेनिकल काम मनुष्य कर रहे हैं, उनमें पीछे छुड़वाना ही चाहता है मनुष्य कि बहुत सारे उनके फंक्शन जो वो नहीं करना चाहते मनुष्य, मशीनें आराम से कर सकती हैं, तो मनुष्य उनसे बेहतर काम करेंगे। तो उस संदर्भ में और उस सीमा तक ये बात सही है। उतना रिप्लेसमेंट जितना मनुष्य स्वयं चाह रहा है, लेकिन उसके कई खतरे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई के पास जानकारी है लेकिन उसकी समझ नहीं है? तो समझ भी है एआई के पास, क्योंकि हमने अपनी टोटल इंटेलिजेंस पूल करके ही तो डाली है एआई में, लेकिन वो समझ का अंतिम स्तर नहीं है। मनुष्य उससे कुछ और गहरे में समझता है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है एआई के पास, जैसे जितने एलएलएम मॉडल हैं एआई के, तो वो सब क्या है, उनमें समझ तो हमने दी है ना। जैसे हम उसमें प्रॉम्प्ट देते हैं, तो बिना समझे थोड़ी वो उत्तर हमें दे देगी, लेकिन वो मनुष्य की समझ का अंतिम स्तर नहीं है। मनुष्य का अनुभव गहरा है जो एआई के पास नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, मनुष्य और मशीन में सबसे बड़ा अंतर क्या है? चेतना का अंतर है, फ़ील का अंतर है, अनुभूति का अंतर है, अनुभव का अंतर है। क्या ये जो चेतना जिसकी आप बात करते हैं, ये कभी मशीन में डाली जा सकती है? नहीं, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखो आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो मशीन हम स्वयं ही तो हैं। अगर हम पूर्ण रूप से चेतन नहीं हैं और कंपल्शंस में काम कर रहे हैं, तो हम स्वयं ही एआई ही हैं। ये तो मिसनोमर हो जाता है कि हम किसी अपनी बनाई चीज़ को एआई बोल रहे हैं। चूँकि ये चेतना के बहुत उथले स्तर पे ऐसा ही कहा सुना जाता है कि एआई वो है जो हमने बनाई, अपने आप को एआई नहीं बोलते हम। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों की दृष्टि में तो जो भी कंपल्शंस में जी रहे हैं, वो मनुष्य होने के बावजूद भी एक तरह से एआई हैं, लेकिन मर्यादा की दृष्टि से और प्रेम व्यवहार की दृष्टि से कि किसी को अपमान महसूस ना हो, इसलिए ऐसी चीज़ें कही नहीं जाती। गुरुजी, अक्सर सुनने को मिलता है कि ये जो क्रिएटिव जॉब्स होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी लगता है, ये सरवाइव करेंगे एआई के एज में। क्या ये जो क्रिएटिविटी है, ये केवल जानकारी से आता है या फिर ऐसे किसी गहरे स्रोत से आता है जो सिर्फ इंसानों को उपलब्ध है, मशीनों को नहीं? क्रिएटिविटी एक बड़ा गहरा शब्द है। किस स्तर की क्रिएटिविटी? तो मूल में तो क्रिएटिविटी चेतना का ही फंक्शन है, चेतना से ही आती है। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वाली चीज़ को भी आजकल हम क्रिएटिविटी कह देते हैं। तो ऐसे आप चाहो तो ग्रोक से, चैट जीपीटी से नॉवेल लिखवा लो, आज आर्ट बनवा लो, अगर आप उसको क्रिएटिविटी कह रहे हो तो। लेकिन जो मूल है कि जो जीवन से उत्पन्न होने वाली सृजनशीलता है, सृजनात्मकता है, वो तो जीवन से ही आती है। वो तो चेतना के गहरे स्तरों में उतरने पे ही फलीभूत होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भावनाएं, करुणा, प्रेम, ये सब मनुष्य की विशेष शक्ति है? यस, डेफिनेटली, निसंदेह ये मनुष्य की ही शक्ति है। प्रेम मनुष्य ही कर सकता है, करुण मनुष्य ही हो सकता है, भावनाएं उसके ही पास है। सहस्मृति योग मनुष्य की वास्तविक क्षमता को कैसे देखती है? स्मृति योग यही देखता है कि मनुष्य कितनी जल्दी, कितनी कम अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर ले। पूर्णता से प्राप्त करने का मतलब वो जीवन को वैसा जान ले जैसा वह वास्तव में है। तो उससे वो एक स्वयं सेवक के रूप में तैयार होगा, स्वयं ही, और जो हमेशा परमार्थ में निमग्न रहेगा, क्योंकि उसको वास्तविक आत्मिक सुख की अनुभूति कैसे होती है, क्या रास्ता है, इसका बोध हो जाएगा।
तो सहज स्मृति योग की भूमिका यही है कि मैक्सिमम 25 वर्ष की अवस्था आते आते विश्व के हर युवक और युवती को अपने होने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई के युग में आत्म जागरूकता और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी? निस्संदेह, जैसे जैसे एआई का उपयोग जीवन में बढ़ेगा, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतनी होगी उपयोग बढ़ाने में, कि मनुष्य ही उसका मालिक बना रहे, उसको एआई को अपना मालिकाना हक न सौंप दे। जैसा आजकल कुछ आपने केसेस देखे सुने होंगे कि एक केस चल रहा है अमेरिका में, प्रसिद्ध है। एक बच्चे को एआई ने इसमें सहायता की कि वो कैसे अपने जीवन का अंत करे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। वयस्कों के लिए भी, ये तो बच्चों की बात हुई, वयस्कों को भी, उनको भी वो अगर अपने चेतना संबंधी प्रश्नों का उत्तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछने लगते हैं, तो वहाँ तो जो पहले से फीड कर रखा होगा वही आएगा ना। आपकी चेतना का स्तर बहुत निम्न होने से आपको लगेगा कि ये कुछ नया मिल गया, लेकिन वो नया भले ही हो, लेकिन यथार्थ होना उसका संदिग्ध है। वो यथार्थ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्य ही मनुष्य को समझ पाता है। तो एआई के बढ़ते समय में मनुष्य का काम और आसान हो जाएगा अगर मनुष्य उसका मास्टर बना रहे, ये ध्यान में रखना होगा। तो जो लोअर फंक्शंस हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जीवंतता की आवश्यकता नहीं है, मैकेनिकल फंक्शंस है, वो एआई के माध्यम से मनुष्य करवा पाएगा बहुत सारे। फिर वो क्या करेगा अपने बचे हुए समय का? जिन कामों को करने में वो अपना समय लगाता था, उस समय में वो क्या करेगा? क्या गलत चीज़ों की ओर मुड़ जाएगा? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो उस लीजर का, उस समय का वो सदुपयोग और गहरे ज्ञान में बढ़ने के लिए करेगा, ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, सबके सुख की ओर बढ़ेगा। वो अगर इस तरह से उपयोग होता है तो मनुष्य के लिए निस्संदेह एआई एक वरदान की तरह ही होगा। और वही अपेक्षा भी है, वही आशा भी है कि मनुष्य अपना विवेक नहीं खो देगा। अब युवाओं के बारे में, एक डर के बारे में बात करें तो कई युवाओं को लगता है कि एआई हमारी रोज़गार छीन लेगा। आपको क्या लगता है, ये हमारी रोज़गार छीन लेगा या नए अवसर पैदा करेगा? नहीं, ये भय तो है बच्चों में। पहले तो मैं ये बात स्वीकार करूँगा कि जितने एआई के फील्ड में ये चीज़ तो चल रही है, हर क्षेत्र में लोगों के जो रोज़गार पाने के इच्छुक हैं युवक, उनको ये भय लग रहा है कि एआई शायद उनके रोज़गार के अवसर कम कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएँ तो जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ये भय हुआ था लोगों को कि कंप्यूटर्स हमारे जॉब छीन लेगा, लेकिन हुआ क्या? और ज़्यादा जॉब बढ़ गए। ऐसे ही कोई भी नई तकनीक आती है, उसका मालिक अगर मनुष्य बना रहे और उसको सही दिशा में उपयोग करे, सही डेटा के अनुसार उपयोग करे कि आज हमारे युवाओं को क्या चाहिए, किस दिशा में बढ़ाएं, तो हमेशा ही वो एक और फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगा। मतलब उनको और ज़्यादा जॉब मिलेंगे और बेहतर जॉब मिलेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी मनुष्य की सहायता के लिए मनुष्य उसका निर्माण कर रहा है। ये हमेशा विवेक की बात ध्यान में रखनी होगी। इसलिए युवकों को डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको निर्द्वंद होके समझना चाहिए कि आई किस लिए तकनीक और ये कहाँ तक हम इसका सदुपयोग अपने आप को और आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। मैकेनिकल फंक्शन डेफिनेटली वो कम होते जाएंगे, तो हमें उससे अपने आप को एक कदम आगे रखना होगा, और वो उसी के लिए हम लाए ही हैं उसको नीचे, कि ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो हम छोटे बच्चों को ऐसे समय के लिए कैसे तैयार करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो वो पीछे की चीज़ें छूट भी रही हैं। जो बेसिक्स एक पीढ़ी पहले के लोगों के लिए थे, उन बेसिक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। जहाँ ज्ञान पहुँच गया है वहाँ से आरंभ कर सकते हैं। जैसे वही उदाहरण है कि जब हम ये एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो चर्टपिक, रदरफोर्ड से आगे बढ़ के अब हम जहाँ पे आ गए हैं ऑर्बिटल, उसमें वो सब हम कर सकते हैं, वहाँ से आरंभ कर सकते हैं, क्यों पीछे जाएं। तो जहाँ से हमेशा
ये देखना होगा कि एजुकेशन का जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें त्वरित गति से चेंज होंगे। वो शिक्षाविदों का काम है कि वो शिक्षा को साहसपूर्वक अपडेटेड रखें। बहुत सारी चीज़ें तत्काल डिलीट करते चले जाएँ जो अनावश्यक हो गई हैं। उतना विवेक उन्हें रखना होगा और उतना साहस भी रखना होगा कि आने वाले समय में मानवता की प्रगति के लिए, उनके समाज की प्रगति के लिए और बैलेंस्ड लाइफ के लिए, क्योंकि जीवन का आनंद लेना वही तो मनुष्य का भौतिक उद्देश्य है। भौतिक दृष्टि से देखें तो किस लिए कोई कुछ कर रहा है, हम अध्यात्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भौतिक दृष्टि से भी मनुष्य सुखी ही होना चाहता है, तो वो ध्यान में रखना होगा शिक्षाविदों को और जो प्लानर्स हैं, तो ही अपडेट रख पाएंगे नई पीढ़ी को, अन्यथा उनके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इसी चीज़ की बात करें, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हम नोटिस कर रहे हैं कि अब हर जगह नंबर्स आ गए हैं, हर जगह रिजल्ट्स की बात होती है। ऐसे टाइम में हम अपनी ह्यूमन सेंसिटिविटी का जो कोशेंट है, जो हमारी संवेदनशीलता है, इसको कैसे बचाए रखें? वो रोज़ जो हमारी जीवनचर्या है, उस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों के लिए भी और स्वयं अपने लिए भी कुछ ऐसा पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जीवन अभी और यहीं हो रहा है रोज़। तो ऐसा जो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन की अति नहीं करनी चाहिए कि नहीं अभी तो हम पूरा जाग के आंखें फोड़ के पढ़ लेते हैं, बाद में आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी रोज़ की दिनचर्या ऐसी बनाइए कि जितना पढ़ना है उतना रोज़ पढ़ें, जितना सोना है उतना रोज़ सोएं, जितना घूमने जाना है उतना रोज़ जाएं। तो ये जो जीवनचर्या में जो आप परिवर्तन लाएंगे, उसी से इसको हैंडल किया जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए जीवन पद्धति में वो होना चाहिए, जीवन शैली में वो चीज़ें होना चाहिए, रोज़मर्रा में जो चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आप सुखी होते हो अंततः। कोई और चीज़ नहीं होती। आप बन कैसे गए? सुखी होने के लिए वैसल जो पात्र है वो कैसा है, वो महत्व का है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत लोग मेहनत कर करके उन्होंने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। बाद में उस मेहनत जो की, उससे जो सफलता पाई और पैसा आया, वो स्वास्थ्य में चला जा रहा है अस्पताल में। अगर जीवनचर्या सही होती, रोज सही काम कर रहे होते जितना करना चाहिए, तो ये समस्या ही ना आती। तो उसको दूर करने का समाधान भी यही है कि पहले से ही रोज जो जीवन में करना चाहिए वैसा और उतना ही करें, जीवन शैली से ठीक होगा। अच्छा गुरु जी, एक और सवाल। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, एक प्रॉमिस के साथ आती है कि वो सुविधाएं बढ़ा देगी, क्या हम ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं इसके वजह से, या फिर हम ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं इसी टेक्नोलॉजी? दोनों बातें हैं। हमने अगर सदुपयोग कर पाया तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और अगर हमने सदुपयोग नहीं कर पाया तो हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, सुविधा भोगी हो जाते हैं। तो हमें वो मर्यादा हमेशा समझनी चाहिए संतुलित रहने की, कि क्या हमारे जीवन के लिए आवश्यक। बिकॉज हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। हम बहुत देर तक बैठेंगे तो भी ठीक नहीं है, हम बहुत देर तक बैठें ही ना तो भी ठीक नहीं है, हम बहुत सोएं तो भी ठीक नहीं है, हम सोएं ही ना बहुत देर तक तो भी ठीक नहीं है। तो हर चीज़ का जीवन में एक संतुलित जीवन में एक स्थान है, हर चीज़ का, हर क्रिया का जो हम करते हैं, खाने की, पीने की, सोने की, जो हमारी क्रियाएं हैं, देखने की, सुनने की, तो उनको संतुलित रूप में ही हमें करना है, तो हम टेक्नोलॉजी से लाभ ले पाएंगे। वो प्रॉमिस में क्या होता है? प्रॉमिस में होता है कि टेक्नोलॉजी कह रही है कि हम ये करने में समर्थ हैं। अब कितना करवाना है आपको, कितना नहीं करवाना है, उस पे समाज में एक स्वीकृति होनी चाहिए, क्योंकि हम आपके वो खतरे भी भांप पा रहे हैं कि आप एक प्रकारांतर से ये कहना चाह रहे हो कि कोई एक व्यक्ति है, उसने अति उपयोग कर लिया टेक्नोलॉजी का और दूसरों पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि दूसरे संतुलित करते रहे। तो इसलिए उसमें समाज में कंसेंसस होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का आप इतना ही उपयोग करेंगे, और धीरे धीरे ये चीज़ आ रही है। जैसे कई देश हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि हमारे बच्चे टीन एज तक ये उपयोग में नहीं लाएंगे टेक्नोलॉजी। उनके यहाँ ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन समाज ने निर्णय ले लिया, उनको समझ में आ गया कि बच्चों को
उनकी इंटेलिजेंस को एड करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ऑगुमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको सिखा रहे थे, लेकिन ये तो उल्टा कर रही है। अगर छोटी एज में उनको एआई से हम परिचित करा देते हैं और वो अपनी रीजनिंग प्रॉम्प्ट दे दे के एआई से करवाने लगते हैं, तो उनकी रीजनिंग कैपेसिटी घट रही है, जो कि ठीक नहीं है। मेमोरी रिटेंशन कम होता जा रहा है, जो ठीक नहीं है। तो एक सीमा के बाद कितना उपयोग करना है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप एडल्ट हो गए और जो आपका संस्थान है, प्रतिष्ठान है, कंपनी है या व्यवसाय है, उसमें कितनी आवश्यकता है, वहाँ तो ठीक है। लेकिन ये बैलेंस हमेशा ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी ये प्रॉमिस लेके आई है कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं। कितना आप करवा रहे हो वो निर्णय मनुष्यता का होना चाहिए। अगर एआई हमारे अधिकांश काम कर दें तो मनुष्य को अपना समय किस चीज़ में लगाना चाहिए? ध्यान में लगाना चाहिए, अच्छे कामों में, सामाजिक कामों में लगाना चाहिए, दूसरों की सहायता करने में लगाना चाहिए। जितनी भी, जहाँ भी हमसे जो 2 कदम पीछे है उनको 2 कदम आने के लिए उसमें लगाना चाहिए। तो मानवता को एक साथ लेके चलने में लगाना चाहिए। बहुत सारे काम हैं जो मनुष्य के लिए ही शोभा देते हैं और मनुष्य ही एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, और शुरुआत ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय इस सबसे होती है। गुरुजी, आज के समय में वो ऐसी कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं जिसको हमें विकसित करना चाहिए, जिसको हमें बढ़ाना चाहिए? कंपैशन बढ़ाएं, करुणा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं, धर्म बढ़ाएं, सत्य बढ़ाएं, चैतन्यता बढ़ाएं, एकात्मता बढ़ाएं। और जितने भी बढ़ाने का तरीका भी यही है कि आपको जो विकार लगते हैं उनसे दूर रहें, संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक उनसे दूर रहें। तो जो सद्गुण हैं, जिनको हम करते हैं इटर्नल वैल्यूज एंड वर्च्यूज, जो सनातन मूल्य हैं, सनातन गुण धर्म हैं, उनको हमें विकसित करना चाहिए। वो यही है, प्रेम उसमें मुख्य है। तो गुरुजी, अगर आप आज के सेशन को इन शॉर्ट समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं यही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सहायता के लिए मनुष्य ने ही बनाई है। अब एआई में वो मुकाम तो अभी आ गया है कि जब वो स्वयं से ही स्वयं को प्रवर्धित करने लगी है और आगे बढ़ाने लगी है। तो आगे आने पे ये और ज़्यादा होने वाला है। अभी तो नेसेंट स्टेज ही है, लेकिन ये मनुष्य के ही हाथ में है कि वो उसके उपयोग को सीमित करे, विवेक पूर्वक उपयोग करे। सीमित करने से मेरा आशय है विवेक पूर्वक। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है, उसको लगता है कि ये, जैसे कई ऐसे मैनुअल काम हैं जो एआई कर सकती है, तो आप उससे करवाइए। लेकिन जो काम एआई के नहीं हैं, जैसे एक दूसरे को सलाह देना, प्रेम देना, करुणा देना, काउंसलिंग करना, ये एआई के काम नहीं है, तो ये एआई से नहीं कराना चाहिए। तो यही है कि कहाँ पे वो सीमा रेखा है, कहाँ हमारा वह स्थान है जहाँ पे रहते हुए हम एआई से वही करवा पाएंगे जो कि एआई कर सके हमारे लिए, हमारे हित में, ना कि हम उसके गुलाम बन जाएं। तो एआई एक अच्छा सेवक साबित होगा। इसके लिए मनुष्यता को हमेशा सावधान रहना होगा और आपसी प्रेम और करुणा, मानवता, इन सब को संकल्प पूर्वक, विवेक पूर्वक चुनना होगा। ये ही उसकी स्वतंत्रता परिभाषित भी करते हैं। किसी व्यक्ति की और मनुष्य की स्वतंत्रता इसी में है कि क्या वह चुनाव कर सकता है या कर सकती है, अन्यथा तो सब कंपल्सन हो जाएगा। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, यही इसका सार संकल्प है।